बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। सियासतें होती रहती हैं लेकिन मुल्क चलते हैं इकोनॉमी से। इकोनॉमी बेहतर होती है तो मुल्क तरक्की करते हैं और सर उठा के चलते भी हैं। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक कराची वो वाहिद पाकिस्तान का शहर बन गया कि जिसने टैक्स की मद में सबसे ज्यादा रकम जमा हुई। यहाँ पे चाहे वो नौकरी पेशा शख्स हो या फिर ताजिर बरादरी, तमाम लोगों ने अपना अपना हिस्सा इस मुश्किल वक्त में डाला। हमने पहले भी प्रोग्राम्स में कहा कि इस दफा का बजट यूं इंपॉर्टेंट था कि पहली हुकूमतें ये कहती रही जनाब कि ये बजट अवाम दोस्त बजट है, लेकिन इस दफा की हुकूमत ने कम से कम ये तो माना कि ये बजट जो है वो अवाम दोस्त नहीं है, आपको अपने अपने तौर से तमाम लोगों को हिस्सा डालना पड़ेगा। लेकिन इस हिस्से में कराची और कराची का ताजिर ही क्यों ज्यादा इसमें सपोर्ट कर रहा है? इसकी कुछ वजूहात ये भी हैं कि मुल्क की इकोनॉमी का 80% कराची पे डिपेंड करता है, यानी कि कारोबारी अफराद यहाँ पे कराची में ज्यादा इस तरह से काम करते हैं कि पूरे पाकिस्तान को सपोर्ट होता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई ऐसा शहर जरूर होता है जिसको माशी हब कहा जाता है और कराची को ये एजाज हासिल है। लेकिन अगर ऐसा ही है तो कराची पे खास तौर पे फेडरल और सूबाई सतह पे तवज्जो देना जरूरी है। यहाँ के ताजरों के मसाइल को हल होना जरूरी है। ये हमारी शायद रिवायत रही है कि मुल्क के कोई भी सरबरा हो, आर्मी चीफ हो या फिर पाकिस्तान के वजीर आजम या सदर, वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ हम तारीख में देखते रहते हैं कि मुलाकातें करते हैं ताजरों से, उनके मसाइल भी सुनते हैं और चीजें आगे चलती हैं। लेकिन एसएमईज के मसाइल जो हैं वो कम सुने जाते हैं। हमने तारीख में ये भी देखा कि इस वक्त जो निगरा हुकूमत सेटअप आया उसमें काकड़ साहब पहली दफा एसएमईज से मिले और उनके मसाइल भी सुने। इस वक्त मसाइल क्यों बढ़ गए? इस वक्त मसाइल उस वक्त बढ़ गए जब ताजरों को टैक्स के हवाले से ये कहा गया कि जनाब एक ताजिर दोस्त स्कीम निकाली गई। लफ्ज से तो ऐसा लगता है कि ताजिरों के लिए बड़ी अच्छी चीज थी क्योंकि दोस्त का लफ्ज भी इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन साथ साथ ताजिर इस वजह से काफी मसाइल का शिकार हुए। टैक्सेस देने में किसी को मसाइल नहीं थे, मुल्क की इकोनॉमी को सपोर्ट करने में किसी को मसला नहीं था, लेकिन जनाब मसले ये भी हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी का बुरहान है वहां पे तमाम चीजें असरअंदाज होती हैं डायरेक्ट कारोबार पे। बिजली के बिल जो कि कमर्शियल बिल्स आपको अंदाजा होगा कि बहुत ज्यादा आते हैं, तो फिर कारोबार किया जाए या बिजली के बिल भरे जाएं। छोटा कारोबार जिनका है वो अफराद क्या करेंगे और किस तरह से माशरे में तरक्की का बाइस बन सकेंगे। इसके अलावा इस वक्त जो स्टेटमेंट अभी रिसेंट हमारे पास आई है वो ये कि स्टेट बैंक ने यहाँ पे जो है छोटे कारोबार को और बड़े कारोबार को एक कर्जे की मद में दी जाने वाली रकम को भी ज्यादा कर दिया। सूरत हाल ये है कि एक तरफ हमें कुछ अच्छाई नजर आ रही है, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है, लेकिन सवाल ये बनता है कि हकीकत है क्या? क्या वाकई ताजरों के मसाइल को हल किया जा रहा है और हम क्या बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ये ताजिर बिरादरी कुछ और कहती है? तमाम मौजूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है मोहतरम जनाब मोहम्मद इस्माइल लालपुरिया साहब, आप तर्जुमान ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान है। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और साथ साथ मेरे साथ मौजूद है अतीक रहमान साहब, माशी तजियाकार हैं, कॉल पे हमारे साथ हैं। और अतीक मेहर साहब, चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद, भी हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक मीर साहब मौजूद हैं। चलें जनाब आगे चलते हैं। मोहम्मद इस्माइल लालपुरिया साहब, जैसे मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में कहा कि आपके मसाइल को वक्फे वक्फे से सुना भी जाता है, लेकिन साथ साथ जो एसएमईज हैं उनको नज़रअंदाज किया जाता है। क्या अभी जो सूरत हाल है आपको लगता है कि आपके मसलों को हल करने की तरफ हुकूमत पहुंच रही है या नहीं? जी देखिए, बिल्कुल पहुंच रही है हुकूमत। और इस दफ़ा तो जैसे कि अभी आपने कहा इंट्रो में भी कि ताजिर दोस्त स्कीम एक लाई गई है। गुज़िश्ता कई सालों से जो है अंजुमन ताजरान पाकिस्तान इस सिलसिले में लगी रही मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स के अंदर में। तो अब जो है वो आके हमें ये बड़ा अच्छा मौका मिला था, लेकिन अफसोस कि हमारे कुछ ताजिर लीडरान जो हैं वो इस चीज़ को मानते नहीं हैं, ना बैठते हैं ना समझते हैं। क्योंकि देखिए, जब तक हम टैक्स नहीं देंगे तो हुकूमत नहीं चल सकती। टैक्स देना बहुत ज़रूरी है कारोबारी हजरात को। अब फिर कुछ कहा यह जाता है कि जब हम हर चीज़ पे टैक्स देते हैं तो वो सेल टैक्स होता है, वो इनकम टैक्स नहीं होता। ताजिर दो स्कीम जो है वो इनकम टैक्स के हवाले से है कि हमें इनकम टैक्स पे जो है वो लेना है। इसका हमने बड़ा अच्छा हुआ था, रेशो आया था कि 100 रुपये, 1000 रुपये और 60,000 रुपये, टोटल तकरीबन 6 शहरों के अंदर में पाकिस्तान की स्कीम लाई गई थी। बड़े अच्छे तरीके से इस पर चला जा रहा था, लेकिन बदकिस्मती कि हमारे का हम बगैर समझे सोचे जो एसएमईज के लीडरान हैं उन्होंने शोर मचा दिया और इसको ना मानने की तरफ चले गए। और फिर उसके बाद जो है वो गुज़िश्ता जो हमारे अच्छा, मैं आपकी बात को इंटरप्ट करूंगी। मैं अपने समझने के लिए जानना चाहती हूँ, जितनी मेरी नॉलेज है 60,000 की रकम कुछ इस तरह से मुकर्रर की गई थी। जी मैं आपको वही बता दूं पूरा सेंस। देखिए, एक चीज क्या है कि लोगों ने कुछ समझा ही नहीं इस स्कीम को, क्योंकि मैं टीडीएस के अंदर में भी हूँ तो इसलिए मैं बार बार हमारा
जाना आना होता है तो फेडरेशन में, उसमें FBR में, तो इसलिए समझते हैं सारी चीज़ों को। 100 रुपये का आया था कराची के लिए, 1000 रुपये आया था एक स्लिप, और एक 60,000 आया था। 3 कैटेगरीज कराची की गई थी ये उसकी। तकरीबन 29 मार्केट्स या 29 एरियाज जो थे वो 60,000 में लेकर आए थे कि महाना जो होगा। उस पर भी हमारी फाइट चल रही थी कि हम उसको भी कम किया जाए, और वो भी वो एरियाज थे जैसे कि डिफेंस हो गया, क्लिफ्टन हो गया, कैंटोनमेंट के एरियाज हो गए। ये वो एरियाज थे जो छोटे एरिया थे, जो उन पे 100 रुपये महाना और 1000 रुपये महाना, यानी कि 12,000 रुपये सालाना और 1200 रुपये। और उसमें भी एक और रियायत दी गई थी कि अगर यकमुश्त आप देंगे तो 25% आपको माइनस कर दिया जाएगा, आपको रिलीफ मिलेगा उसके ऊपर। लेकिन मीटिंगों के दौरान ही जो है वो हमारे ताजिरों ने शोर शराबा किया और बाइकआउट किया, और उसमें बहुत बदतमीजी हुई चेयरमैन FBR से। उसके बाद जो है वो फौरी तौर पे दूसरे तीसरे दिन जो है उन्होंने बैठ के, अपनी टीमों ने, FBR वालों ने उसको चेंज करके 60,000 रुपये हमें फिक्स कर दिए गए। फिर दोबारा हमारा उनसे राब्ता चला, क्योंकि हमारे नईम मीर साहब जो मरकजी चेयरमैन है वो इसके TDS के जो है वो कोऑर्डिनेटर भी है। तो इस पे बड़े मतलब यानी कि शुरू से ही चलते हुए आ रहे थे, तो बहुत अच्छी तरीके से लेके जाया जा रहा है ताजिर डोज स्कीम में। और काफ़ी पाकिस्तान में, जैसे कि अभी हम कहते हैं कि जी सिर्फ कराची टैक्स देता है, अब ऐसा नहीं है। अगर अब मेरे ख्याल आज आ जाना था, शायद आ गया हो, नहीं तो कल तक तो जो है वो सारे फिगर्स आपको FBR डिक्लेयर कर देगा। मतलब आप ये समझते हैं कि जो मैं लुबा समझी हूँ कि आपकी बात का, उसको मैं मजीद भी आपसे बात करूंगी। आप ये कह रहे हैं कि समझाने में भी फर्क आया है, और कुछ जो है वो लीडरान की तरफ से भी जो बात है जो सुनी जाती है, जाहिर सी बात है एक आम दुकानदार जो है वो सुनता है, उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी है जिसको क्लियर होना चाहिए। सबसे बड़ी ये चीज है कि उन ताजिर रहनुमाओं ने शोर ज्यादा मचा है कि जो इनकम टैक्स ही नहीं देते। अच्छा, मैं इस हवाले से फिर आपसे बहुत कुछ जानना चाहूँगी, लेकिन इस वक्त क्योंकि रिमोट पे मेरे दोस्त मौजूद हैं, अतीकुर रहमान साहब माशी तज्जियाकार हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। अतीकुर रहमान साहब, मेरी बात सुन रहे हैं? जी, मुझे आवाज़ आ रही है और बहुत शुक्रिया आपका। जी सर। सर, क्या कहेंगे? अभी आप प्रोग्राम में सुन रहे थे, इस वक्त इस्माइल लालपुरिया साहब ने भी अपना मुद्दा बयान किया है कि कारोबारी हजरात के लिए बेहतरी की तरफ जा रहा है तमाम मामलात, लेकिन समझने में भी मसाइल हैं, और कुछ हम जज्बाती तौर पे भी चीज़ों को लेके चलते हैं, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन जो है वो तसल्ली बख्श है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से? जी, थैंक यू वेरी मच। जी, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है और आपने बड़ा अच्छा प्रीएम्बल बोला, आई मस्ट अप्रिशिएट। बात सारी ये है कि SMEs का तो हशर हो गया, और SMEs पे मैं बात नहीं करूंगा, इस्माइल साहब कर रहे हैं काफी तफसीली बात। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपने शुरू में टैक्सेस पे बात की थी, और टैक्सेस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाना और टैक्सेस को बढ़ाना रेवेन्यू जनरेट करने का सोल्यूशन नहीं है। Exactly. जो ऑलरेडी टैक्स नेट पे हैं उनको मजीद बर्डन ना किया जाए, जिसमें सैलरीड क्लास सबसे ज्यादा ओवर बर्डन है। इस वक्त मैं बात ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह भी हो तो वो कोशिश करनी चाहिए कि इसके ऑल्टरनेट्स ढूंढने चाहिए कि हम अपने रेवेन्यूज को कैसे जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ मैं एक बात कह के आपको बात आगे बढ़ाता हूँ कि ये जो 12,913 बिलियन का एम्बिशियस टारगेट है रेवेन्यू जनरेट करने का इस बार फिस्कल ईयर में, उसमें पहले क्वार्टर में 96 बिलियन का शॉर्टफॉल है। अब ये शॉर्टफॉल इस तरह तो पूरा नहीं किया जाना चाहिए कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगा दें। टैक्सेस तो बहुत लगे हुए हैं ऑलरेडी, और ओवरबर्डन टैक्स होने की वजह से इकोनॉमी जो है ना वो डैमेज भी हो रही है। इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो एक्सपोर्टर का हो रहा है, और एक्सपोर्टर जो है वो इतना हार्ड हिट हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता, जिसमें मैसिव इलेक्ट्रिसिटी की इंक्रीज है, साथ ही साथ सब्सिडीज की विड्रॉल है जिसकी कॉम्पनसेशन नहीं दी गई, साथ ही साथ आप देखिए कि हायर इंटरेस्ट रेट है, और जो एक्सचेंज रेट के बेनिफिट्स हैं वो भी डिक्लाइन हुए। फिर एक बात की तरफ आ रहा हूँ, जो मेरा मेन बात है वो ये है कि ऑल्टरनेट्स की तरफ जाना चाहिए जहां से हम अपने रेवेन्यूज को कॉम्पनसेट कर सकते हैं, बल्कि ओवर जा सकते हैं। इसकी मिसाल ये है कि आप नॉन टैक्स रेवेन्यू को ना नेग्लेक्ट करें। इसमें लाइसेंस फीस है, सरप्लस प्रॉफिट्स है, स्टेट बैंक की प्रॉफिट है, और फाइबर ऑप्टिक है, और पता नहीं क्या क्या चीजें इसमें शामिल है। एक बड़ी लिस्ट है, अगर मैं इसको बोलूंगा तो ये काफी लंबा हो जाएगा। सेलुलर मोबाइल की फीस भी होती है। दूसरा, हमारे पास जो तरीकेकार है रेवेन्यू जनरेट करने का, वो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी है एग्रीकल्चर पे, ऑयल एंड गैस पे, माइनिंग पे, फिनटेक पे, इक्विपमेंट पे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पे, फार्मास्यूटिकल्स पे, और सबसे बढ़कर मैरीटाइम पे। मैरीटाइम पे मैं बात करूंगा तो इससे पहले मैं एक बात और कर लूं कि जो भी हो, तीसरा तरीका हमारी रेवेन्यूज को जनरेट करने का ये है
कि हम अपने जो लैंडलॉक कंट्रीज हैं 13 हैं तकरीबन हमारे इतराफ जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, उनको अट्रैक्ट करें अपने पोर्ट्स यूज करने के लिए। हमारे पास 3 पोर्ट है और सिर्फ कराची शहर में 2 पोर्ट है। ऐसा बहुत कम होता है दुनिया में। अल्लाह पाक ने शहर को 2 पोर्ट से नवाजा है। ये पोर्ट्स की फैसिलिटीज को इम्प्रूव करें और यहाँ पे वो लैंडलॉक कंट्रीज हमारी फैसिलिटी को यूज करें, तो इससे भी एक तरीका है कि हमारा मैं रेवेन्यू जितनी आपकी बात को समझ सकी हूँ, आपका कहने का मकसद ये है कि प्लानिंग में प्रॉब्लम है, चीजें तो चल रही हैं, रेवेन्यू तो आप किसी हलक से खींच के भी निकाल ले सकते हैं, जिस तरह टैक्स की बात की जा रही है, और देने पे मजबूर भी है। आम जो सैलरी जो लेने वाला बंदा है वो देने पे मजबूर भी है, लेकिन रेवेन्यू जनरेट करने के और बहुत सारे रास्ते हैं जिसको सोचना चाहिए। चंद को मैंने एक्सप्लेन किया और एक रह गया जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इजाजत दें तो मैं वो भी कर दूं। सर, और वो है हमारी ब्लू इकोनॉमी। 1001 किलोमीटर का हमारा कोस्ट लाइन है, वन ऑफ द ह्यूज कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। हम इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे, ब्लू इकोनॉमी मैरीटाइम पे काम नहीं कर रहे। मैं आपको इंश्योर करता हूं कि अगर हम अपनी ब्लू इकोनॉमी और मैरीटाइम जिसको हमने निगलेक्ट किया हुआ, से हम $100 बिलियन आराम से जनरेट कर सकते हैं। इसकी कोस्ट लाइन में, इसके अंदर हमारे पास अब देखते हैं फिशेज हैं, मैरीन एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं, और सबसे बढ़कर हमारी जो मैरीटाइम में और ब्लू इकोनॉमी है वो है रिन्यूएबल एनर्जी, जो हम वहां से भी हासिल कर सकते हैं। ये तमाम नेमतें हमारे पास मौजूद हैं और सबसे बढ़कर इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल जोन्स की भी डेवलपमेंट नहीं हो रही। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री पे भी काम नहीं हो रहा, वैल्यू एडेड इंडस्ट्री पे भी काम नहीं हो रहा। मैंने कूजे में जिन बंद किया है, एक एक पॉइंट करके मैंने शॉर्ट करके ब्रीफ करके बताया कि अगर इन शोबे पे तवज्जो दी जाए, और जैसे कि आपने कहा और बिल्कुल एग्री करता हूँ कि मिसमैनेजमेंट ना हो और इसको प्लानिंग के तहत किया जाए और कोई रोड मैप बनाया जाए, तो ये सारी चीजें वो तमाम रेवेन्यूज को जनरेट करने में फाल किरदार अदा करेंगी, जिसकी हम शॉर्टफॉल के लिए परेशान हो रहे हैं। लेकिन अतीक साहब, एक और मुद्दा जो पहले बहुत सारे प्रोग्राम से हमने उठा चुके हैं, एलसीज का मसला बीच में आया था। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं कि जब हुकूमत के पास बिल्कुल पैसा नहीं था, एलसीज बंद थी। अब ये कह रहे हैं कि जनाब ये वाली चीज़ भी ठीक हो गई है, क्या इससे भी बिजनेस में और रेवेन्यू में फर्क पड़ेगा? देखिए, इकोनॉमिक चार्टर अगर हो तो किसी चीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना कोई एक्सचेंज का डिफरेंस आएगा, ना इकोनॉमी का डिफरेंस आएगा, और ना हमें IMF के से कर्जा लेना होगा, ये बायलैटरल और मल्टीलैटरल लेंडर्स के साथ जाकर के हमें कर्जा लेना होगा, या डेफर कराने होंगे अपने लोन्स, या रोल ओवर कराने होंगे अपने रोल्स। वी हैव टू गेट रिड ऑफ आवर डेट्स। हमें अपने कर्जों से निजात लेनी है। जितनी मुश्किलात इज्जत हैं, जो हम कहते हैं कि हमारी महंगाई कम हो गई, महंगाई कम नहीं हुई है। ये हमारे कर्जों की वजह से हम पर महंगाई का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। हमारे इंटरेस्ट रेट की वजह से हमारी महंगाई बढ़ रही है, हमारे डेट्स मजीद बढ़ जाते हैं ज्यादा इंटरेस्ट रेट होने की वजह। दिस इज वेरी सिंपल एंड इकोनॉमिकल, प्रैक्टिकल है, ये प्रोफेशनल बात मैं कर रहा हूँ। ये सारी चीजों पे ध्यान देना अजद जरूरी है। तमाम इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंबाइन करके इकोनॉमिक चार्टर बनाना चाहिए। जिस तरह एक कॉन्फ्रेंस हुई कल और बहुत अच्छा लगा कि सब लोग सर जोड़ के बैठे, इसी तरह इकोनॉमिक चार्टर पे भी बैठे। हमारी जो फ्रंट लाइन हो, हमारी जो बेस लाइन हो, वो हमारे इकोनॉमिक चार्टर होगा। भाई जितने भी हमारे आपस में एक दूसरे के साथ इख्तलाफात हैं, लेकिन मुल्क की इकोनॉमी पे कोई इख्तलाफ नहीं है, वो सब हम मिल करके इसके ऊपर काम करेंगे। मैंने एक छोटी सी मिसाल दी कि हम रेवेन्यू के लिए परेशान हो रहे हैं कि $96 बिलियन की शॉर्टफॉल हो गई एक क्वार्टर में। नहीं, ये शॉर्टफॉल पूरी हो सकती है अगर जिन सेक्टर्स पे मैंने जोर दिया और बताया कि ये नेग्लेक्ट है, इनको अगर लाइमलाइट पे लाया जाए तो ये सारी चीजें हमारे उन प्रॉब्लम्स को पूरा कर सकती हैं। बहुत पॉजिटिव बात की। एक हकीकत है कि पाकिस्तान को जितने वसाइल से अल्लाह ताला ने नवाजा है, शायद ही कोई मुल्क हो कि जिनके पास ये मौसम हो और ये ज़मीन हो, और जिस तरह पोर्ट की बात की, वही बात है कि गर्म पानी का वाहिद खिता। आपकी तरफ आते हैं, साथ ही रहिएगा हमारे साथ अतीकुर रहमान साहब। आपकी तरफ आते हैं मोहम्मद इस्माइल साहब। एक तरफ कहा जाता है कि हमारी महंगाई जो है वो सिंगल डिजिट में आ गई है, दूसरी तरफ हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे। जिस तरह से आप ताजरों की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस वक्त, क्या इश्यूज हैं ऐसे कि हुकूमत के आदाद शुमार में तो कहा जाता है महंगाई कम हो गई, लेकिन अवाम जो है वो अभी भी पिस्ती में नजर आ रही है? क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, हमारी ट्रेड पॉलिसी जो है ना एक नहीं है। आप दीगर ममालिकों में देखेंगे वो ट्रेड पॉलिसी जो है कहीं पे 20 साल, कहीं 25 साल वो फिक्स हो जाती है कि गवर्नमेंट चेंज होती है, लेकिन ट्रेड पॉलिसीज चेंज नहीं होती। हमारे यहाँ एक ही हुकूमत में 2-2, 3-3 ट्रेड पॉलिसी आ जाती हैं। सबसे ज़्यादा हमारे लिए मसाइल ये हो जाते हैं। और फिर जैसे बड़े अतीकुर रहमान ने बात सही कही कि काफ़ी ऐसे सेक्टर हैं कि जिनको छोड़ दिया गया है।
कि जहां हम कोई तवज्जो ही नहीं दिए जा रहे। जैसे कि हमारा टूरिज्म है, अगर हम वहां उस तरफ तवज्जो दें कि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं कि हमारे हम अच्छा जनरेट कर सकते हैं रेवेन्यू, तो इस पर इन जगहों पे भी सोचना चाहिए। ये नहीं हो कि जिस सिर्फ ताजिरों को पकड़ें या इंडस्ट्रियलिस्ट को पकड़ें, आप उधर से हट के भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेरे दिमाग में जो एक सवाल काफ़ी दिनों से आ रहा है, ये कहा जा रहा था, बल्कि मैंने अपने प्रोग्राम में भी ये कहा था, ऑन रिकॉर्ड बात है, कि एक तरफ आपने हड़ताल की, कुछ अर्से पहले हमने कराची में देखा था कि आपकी हड़ताल बहुत अरसे बाद कराची में एक हड़ताल हुई जो वो बड़ी कामयाब हुई। अब उसके पीछे जो भी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि ताजिर अपने आप को टैक्स की मद में, छोटा ताजिर तो शामिल ही नहीं कर रहा अपने आप को, जनाब वो इनकम टैक्स गोशवारे में उसका नाम ही नहीं है। फिर ये हड़ताल किस तरह से, ये टेक्निकल पॉइंट मेरी समझ से बाहर है। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने कहा। ताजिर दोस्त स्कीम के खिलाफ लोग कह रहे हैं कि ये हड़ताल हुई थी। ये हड़ताल बेसिकली जो थी वो सियासी थी। अच्छा। और पूरे पाकिस्तान की हुई, जैसे आपने भी कहा आपके लेकिन आप लोगों ने साथ दिया। मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही तरफ आ रहा हूँ ना कि ताजिरों ने भी साथ दिया। तो सिर्फ ये टैक्स के हवाले से नहीं थी, लेकिन टैक्स तो सिर्फ 6 शहरों में था, और जो हड़ताल हुई उससे 2 दिन पहले 42 शहरों में हुआ था। लेकिन हड़ताल जो है पूरे मुल्क के अंदर में हुई। तो हड़ताल की वजह जो थी वो लोड शेडिंग भी थी, दीगर और मसाइल भी थे, बदअमनी के मसाइल भी थे। मतलब सिर्फ टैक्स हवाले नहीं था उसका, और फिर सियासी वजूहात भी थी, क्योंकि कुछ सियासी पार्टियों ने जो है वो उन्होंने भी राब्ता किया और उन्हीं की वजह से हड़ताल हुई। और हड़ताल का फायदा जो है वो सिर्फ हड़ताल हुई, जो टैक्स के हवाले से कहा गया वो टैक्स का तो कोई मामला हल हुआ ही नहीं ना लोड शेडिंग का मामला हल हुआ, ना हमारा कोई इलेक्ट्रिसिटी के बिल कम हुए, क्योंकि ये सिर्फ सियासी स्कोरिंग हुई थी। हड़ताल जो थी ताजिरों की नहीं थी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ये मतलब ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं जनाब कि ये कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग थी, हालांकि हमें ये बताया गया था कि इस मामले में खासतौर पे ताजिरों ने साथ दिया। लेकिन मैं आपकी तरफ ताजिरों ने साथ जरूर दिया। देखिए, ताजिर भी तो जाहिर है कि और चीजें भी खरीदते ना। मैं एक चीज बेच रहा हूँ, बाकी चीजें खरीद रहा हूं। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आपका ये कराची वाली एक हड़ताल है, इसके अलावा भी आपने अलामती तौर पे जुम्मे को अक्सर आपकी हमें 2-4 दफा में चीजें नजर आती रही। यहाँ नहीं, वो एक मार्केट की हुई थी, वो भी चंद दुकानें थी। वो एक मार्केट, अच्छा देखिए, उसमें भी फिर गवर्नर साहब ने वो उन ताजिर तंजीमों ने गवर्नर साहब से राब्ता किया और ये हुआ, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। देखिए, हड़ताल का मकसद ये होता है कि अगर पिछले दौर की आप हमारी हड़तालें देखें, इसी टैक्स के खिलाफ जो हड़तालें थी, जो ज्यादा टैक्स आए हुए थे, तो उन पे असर भी हुआ और वो टैक्स वापस भी हुए। देखिए, ये जो टैक्स वाली हड़ताल जो थी ना, ताजिर दोस्त स्कीम जो इस वक्त मुतनाज़े जो बनाई जा रही है, हालांकि मुतनाज़े है नहीं, लेकिन बनाई जा रही है। मैं उसी तरफ आ रहा हूं, क्योंकि मेन फोकस इस वक्त जो है वो पूरे पाकिस्तान में ताजिर दोस्त स्कीम के हवाले से ही है। जो मुतनाज़े नहीं है, मुतनाज़े बनाई जा रही है, अगर उसको कामयाब कर दिया जाए, क्योंकि हमने कई मीटिंग्स की हैं, कई ताजिर रहनुमाओं को कराची में भी बुलाया, पूरे पाकिस्तान में बुलाया, और ये पहली दफा हुआ है कि एसएमईज को जो है वो एफबीआर में एक दफ्तर अलॉट कर दिया गया है। एक दफ्तर बैठा हुआ है और एसएमईज को जो है वो कमिश्नर खुद आपसे राब्ता करते हैं। ये नहीं होता कि जी टाइम हमें मांगना पड़ता है। कोई ताजिर रहनुमा आ जाए हमारे पास तो हम डायरेक्ट वो इसको कमिश्नर एफबीआर से मिलवा देते हैं। ऐसा नहीं है। पहले तो ये था कि जी आप पर्चियां भेजें, जी हमें नहीं मिल रहा। ये पहली दफा ऐसा एक्सेस हुआ है कि आप एफबीआर के अंदर में 24 घंटे में किसी भी वक्त आप मिलना चाहें मिल सकते हैं, कोई आपको पाबंदी नहीं है। लेकिन मेरे सवाल अभी भी मैं फिर आपसे अपनी तसल्ली के लिए और नाजरीन के लिए पूछना चाहूंगी। आपकी तरफ आते हैं पहले अदीक साहब, ये वाला जो सवाल मैंने अभी पूछा था, आप उसको किस तरह से देखते हैं कि एक तरफ ये कहा जाता है जनाब ये जो मिडल मैन होते हैं और ये जो ताजिर जो बीच में हम काम कर रहे होते हैं, वो उनमें से अक्सर जो है अपने आप को टैक्स की मद में नहीं शामिल करते और उसके बाद जनाब उन्हें फैसिलिटीज भी चाहिए। ये बात किस हद तक ठीक है? मुल्क के हालात तो सही हो नहीं सकते जब तक सब लोग टैक्स नेट पे ना आए। तो देखिए ना, मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारा रिटेल सेक्टर ले लें आपसे। रिटेल सेक्टर की कंपटीशन इतनी स्ट्रांग है, इतना बड़ा, इतना ह्यूज सेक्टर है, लेकिन अगर आप इसके टैक्स पेइंग कैपेसिटीज को देखें तो आप कहें कि ये क्या हो रहा है। अगर सिर्फ रिटेल के टैक्स को आप और एक्सपोर्टर्स के टैक्स को आप जोड़ दें तो उससे भी बढ़कर सैलरी क्लास जो है ना टैक्स देती है। देखिए, सिर्फ सैलरी क्लास की जिम्मेदारी नहीं है टैक्स देना, हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबको टैक्स नेट पे आना चाहिए और कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन है वो करना चाहिए। अब क्या हो रहा है, इसकी वजह से टैक्स नेट में ना आने की वजह से क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस इंपोज हो रहे हैं। गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू कवर करिए, जिसमें शुरू में बात हो रही थी कि डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें सेल टैक्स का और इनकम टैक्स का जिक्र है। मैंने हमेशा एक बात कही है कि भाई डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाओ, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करो। एक आम आदमी पिस रहा है इस इनडायरेक्ट टैक्स से, जो भी है हजाम भी दे रहा है, मोची भी दे रहा है, ना चाहते हुए भी दे रहा है, धोबी भी दे रहा है, मतलब सबको इनडायरेक्ट टैक्स देना है। ये गरीब तबका
लोअर क्लास, एसएमई, कॉटेज इंडस्ट्री जितने हैं सब इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर पिसते चले जा रहे हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को जितना आप रिड्यूस करेंगे उतनी इकोनॉमिक ग्रोथ में वायबिलिटी आएगी, और डायरेक्ट टैक्सेस को आपको बढ़ाना है ताकि दूसरे जो बड़े हैं जो टैक्सेस से में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे वो भी टैक्स में आकर कंट्रीब्यूट ऑटोमेटिकली करना शुरू हो जाएंगे। बात सारी है कि आप देखें कि मैं फिर इस बात को रिपीट करूंगा कि जो ग्रोथ रेट है वो बहुत डिक्लाइन हो रहा है हमारा डे बाय डे, और वो पोजीशन ऑफ मोर टैक्सेस की वजह से, और ये इसी वजह से मोर टैक्सेस हो रहे हैं कि टैक्स नेट पे लोग नहीं आ रहे और रेवेन्यू की शॉर्टफॉल्स को। फिर मैं कहूंगा अल्टरनेटिव्स देखें ताकि आम आदमी सुकून में है और चैन का साथ ले, और खास करके एसएमई जिनका इतना बुरा असर हुआ कि वो बिल्कुल वैनिश हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जिनकी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान में 40% जीडीपी पे थी और 82% कॉम्पोजिशन थी। अब आप जाएं तो फिगर अलग होगा और ज्यादा बेहतर इस्माइल साहब बताती है। इसके अलावा आप देखें कि हम क्लेम करते हैं अपने फ्रेमवर्क्स के बारे में, मैंने कहा कि हम अपने फ्रेमवर्क्स मैनेजमेंट्स को इम्प्रूव करें तो हमारी चीजें ठीक रहेंगी। करंट अकाउंट डेफिसिट को ले लेना आप देखें 2 महीने से करंट अकाउंट डेफिसिट कितना इंप्रूव हुआ है इस फिस्कल ईयर में। लेकिन अगर हम ये कहें कि करंट अकाउंट डेफिसिट इकोनॉमिक की ग्रोथ की वजह से हो रहा है, नो, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आपके जो रेमिटेंसेस हैं उसकी मैसिव इंक्रीज हुई, 40% आपके रेमिटेंसेस में इंक्रीज आया, ना एक्सपोर्ट ना इंपोर्ट घटी। ये कहें कि जी एक्सपोर्ट बढ़ गई और इंपोर्ट घट गई तो इस वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ना वो पॉजिटिव आ गया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारे अब देखिए फ्रेमवर्क पे काम हुआ, पॉलिसीज पे काम हुआ, तो आप देखें कि रुपी भी स्टेबलाइज हुआ, कम हुआ, अकाउंट से पैसे आने शुरू हो गए। अब पता चल गया कि लीगल वे में हमारे पास अकाउंट से पैसे आने लगे, और जब वो पैसे आने लगे तो मतलब जितना प्लानिंग से जितने काम हुई उतनी बेहतरी हमें नजर आई है कि जितनी मंसूबाबंदी से काम हुई, बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी के लिए, जिसमें आपके पास सबसे बड़ा जो मैंने अभी एग्जांपल दिया वो करंट अकाउंट डेफिसिट है जो पॉजिटिव पे चल गया। बहुत शुक्रिया, बहुत फ्रूटफुल एक गुफ्तगू रही और बहुत से सवालात इतने हैं जहन में कि इतना इंटरेस्टिंग प्रोग्राम हो गया। मैं चाहती हूँ मजीद गुफ्तगू की जाए इस हवाले से। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और मुझे इस वक्त एक मीर भी ज्वाइन कर चुके हैं, चेयरमैन ऑल पाक कराची ताजिर इत्तेहाद। बात करते हैं पहले मोहम्मद इस्माइल साहब से। मोहम्मद इस्माइल साहब, खास तौर पर अगर मैं कराची की बात करूँ, एक टेक्निकल पॉइंट है जो हम समझना चाहते हैं, जहां टैक्स की मद में बात की, उसका जवाब मैं आपसे लेना चाहती हूं कि क्या ऐसा ही है कि बहुत सारे रिटेलर्स ने अपने आप को टैक्स की मद में शामिल नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स की मद में जब हम अपनी कोई एक आम आदमी जिसकी ज़रूरत है, ये तो ताइशात ज़िंदगी नहीं है, आम ज़रूरत है, माचिस, सर्फ, साबुन, ये तमाम चीज़ें जब को लेने जाता है वो उस पर तो टैक्स दे रहा होता है, लेकिन जो शख्स उसको बेच रहा है वो अपने आप को टैक्स की मद में नहीं शामिल कर रहा। क्या ऐसा ही है, और अगर ऐसा है तो आप लोगों ने इस हवाले से क्या काम किया है? जी देखें, बिल्कुल ऐसा ही है लेकिन इतना भी नहीं है जितना शोर मचाया जाता है। और फिर हमने पिछले दौर में भी जो है पिछली हुकूमतों के साथ मिलकर भी टैक्स के मामलात के अंदर में बहुत सी चीज़ें हल करने की कोशिश की थी। इसमें 2-3 मामलात आ रहे हैं हमारे साथ कि कुछ वकला हजरात ने भी जो है वो लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दी कि अगर आप इस टैक्स में आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि हम फिक्स टैक्स की तरफ जा रहे थे कि फिक्स टैक्स हो जाए, उसके अंदर में वकला की कोई जरूरत नहीं होगी, एफबीआर के नुमाइंदों की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वहीं बैठे भी ऑफिस में होते रहेंगे। तो इसके तरफ काफी हद तक हम बढ़ चुके थे और बहुत सारे मामला हल हो चुके थे। और फिर अगर आप पिछली हुकूमत में देखेंगे, जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी जो इलेक्ट्रिक बिल लगाए थे 6,000 रुपए, वो भी इसी सिलसिले की कड़ी थी और ये बहुत अच्छे साइन हो गया था। सिर्फ रेशो कम करना था प्राइस का कि 6,000 की जगह कुछ कम करना था, लेकिन इतना ज्यादा शोर मचा हमारी तरफ से तो वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। अब इसी तरह जो है वो ताजिर दोस्त स्कीम को भी खत्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है बहुत सारे हमारे ताजिर लीडरान कि इनकम टैक्स हम दें, क्योंकि वो खुद नहीं देते। क्योंकि अभी देखेंगे एक नई चीज मैंने निकाली थी, जब हमारा अटेंडेंस रजिस्टर हमने बनाया था शीट एफबीआर की मीटिंग्स की, क्योंकि हर हफ्ते 10 दिन के अंदर में एक मीटिंग हम बुलवा रहे थे, तो उस पर मैंने उनसे कहा कि एनआईसी नंबर की भी आप डालें शिक। एनआईसी नंबर लगा तो उसमें कई ताजिर रहनुमा ऐसे आए कि जिन्होंने अपना एनआईसी नंबर नहीं लिखा, कई दफा कहने के बावजूद भी उन्होंने नहीं लिखा। उसकी वजह यह थी क्योंकि वो खुद इनकम टैक्स नहीं देते, क्योंकि एनआईसी नंबर आप जैसे ही डालेंगे फौरी तौर पे आपको कंप्यूटर बता देगा कि आप इनकम टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे। देखिए सैलरी परसेंट इनकम टैक्स दे रहा है, 100% दे रहा है, उनकी कट के आती है। देखिए जब तक पिछले दौर में जब मैं भी ये शोर मचाता था कि हम ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, हम कराची वाले सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, लेकिन जब अब एफबीआर में बैठना शुरू हुए और वहां पे जो हमें
दिखाया गया और सारे चार्ट आए हमारे सामने, तब हमें पता चला कि कराची के अंदर में मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनकी इनकम टैक्स कटता है, जितनी इंडस्ट्री हैं उनका इनकम टैक्स कटता है, फिर पोर्ट का इनकम टैक्स कटता है। तो इस वजह से कराची का वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, रिटेलर का वॉल्यूम जो है वही कम है अभी तक। देखिए मेन चीज इस वक्त जो झगड़ा चल रहा है रिटेलर पे चल रहा है ना, रिटेल का वॉल्यूम कम है, बाकी सेक्टर का कराची का वॉल्यूम ज्यादा है। तो हम ये कहते हैं कि कराची सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देता है। इस दफा जो है वो लाहौर का भी रिटेलर का अच्छा खासा बढ़ा है। आज या कल के अंदर में उसका आपको फिगर आ जाएगा मीडिया पे भी कि लाहौर ने कितना इस दफा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया गया। मतलब इस्माइल साहब आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान में और बहुत सारे मसाइल पे प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, तो ये भी एक प्रोपेगेंडा जी बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। देखिए आप इसमें सबसे बड़ी चीज जो है ना, मैं अगर इनकम टैक्स नहीं दूंगा ना तो मैं चाहूंगा ही नहीं कि कोई भी दे, और मैं शोर मचाऊंगा, बहुत सारा शोर मचाऊंगा, और ताकि वो सच लग जाएगा। फिर हमारे यहाँ सबसे एक बड़ी खराबी ये आती है कि सियासी जो है वो हम इन्वॉल्व ले लेते हैं हर चीज के अंदर में। मैं आपके चैनल के हमारे चैनल के तवस्सुल से मैं आपको तमाम सियासी पार्टीज को ये दरख्वास्त करूंगा कि आप इकोनॉमिक्स को उसमें मत घसीटें, क्योंकि देखिए अगर इकोनॉमिक्स सही होगी तो कल आपकी हुकूमत आएगी तो आप लोग भी इस पे काम कर सकेंगे, आप चल सकेंगे। क्योंकि जब तक हम टैक्स नहीं देंगे हुकूमत कोई भी नहीं चल सकती। ठीक है, सियासत अपनी जगह और इकोनॉमी को ना छेड़ें, और ताजरान जो हैं वो आपस में मिल के बात करें, चीज़ों के हल की तरफ जाएं और एक अच्छी पिक्चर सामने लेके आए। बात करते हैं आगे भी। अतीक मीर साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जनाब सर आपसे सवाल, जो इस वक्त एक इंफॉर्मेशन हमारे पास आई थी, इसको हम चाहेंगे कि इसको आप बयान करें कि इसमें क्या चीज़ें हैं। स्टेट बैंक ने छोटे कारोबार को कर्जे की हद 10 करोड़ तक बढ़ा दी है, जबकि मुतवस्सित कारोबार के लिए कर्जे की हद 50 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी गई है। एक एलामिया जारी हुआ है, इसकी क्या तफसीलात हैं, क्या बैकग्राउंड है? देखिए मैं समझता हूँ कि जितनी भी पॉलिसी इस वक्त बन रही है वो एक चीज को सामने रख के बनाई जा रही है कि इसमें सरकार को कितना फायदा होगा, टैक्स बेस कितना बढ़ेगा, वॉल्यूम कितना बढ़ेगा। लेकिन कभी ये नहीं देखा गया कि इस वक्त इंडस्ट्री की सूरत हाल क्या है, इस वक्त ट्रेडर्स की सूरत हाल क्या है, और मुआशी ग्रोथ किस हद तक इसकी क्या ताकत है, यानी जीडीपी ग्रोथ कितना है। तो मैं समझता हूं कि स्टेट बैंक की जितनी भी आप ये फिगर सामने आ रही हैं और ये तकरीबन ये इससे मैच नहीं खाती जो इस वक्त मैशत की सूरत हाल है। उसकी वजह बेरब्त सिलसिला है। कभी स्टेक होल्डर से बैठ के कोई मुशावरत नहीं की जाती, कभी उनसे इस्लाह नहीं ली जाती, बस IMF के अहकामात को एक सहीफा आसमानी की मानी समझ लिया जाता है। सर आपने कहा कि IMF के इकदाम को सहीफा आसमानी समझा जाता है, लेकिन एक और मुद्दा भी हम साफियों के जहन में आता है, नौजवान तबका ही सोचता है कि कोविड में भी आप लोग ही थे जिन्होंने अपने अगर कोई छोटा कारोबार भी संभाला था, उसने भी ख्याल किया कि उसके कारोबार में जो लोग काम करते हैं उनको नुकसान ना हो, यानी किसी ना किसी तरह चीज़ें चलाई गई। तो फिर ये मुल्क में जब मसाइल आते हैं तो क्या आप लोगों से उस तरह से नहीं पूछा जाता कि जनाब इकोनॉमी में ये सूरत हाल है, आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? बाज़ वक़्त पॉलिसीज हमें सही नहीं नजर आती, तो हमारे पास जो इकोनॉमी की चेयरमैन बने फिरते हैं और चैंपियंस है हमारे पास, उनसे ज्यादा तो आप लोगों से मशवरा करना चाहिए। क्या ऐसा हुआ है कि आप लोगों से पूछा गया हो कि क्या करना चाहिए अब? जी बड़ी मुस्बत बात की आपने। बदकिस्मती है इस मुल्क की कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के जितने भी इशारिये हैं वो IMF मुतय्यन करता है। देखिए IMF का इस बजट में भी 9,500 अरब सूद का हिस्सा है, जबकि FBR का ये मानना है कि 13,000 अरब ये हमारे महसूलात होंगे। तो मुझे बताइए कि ये सब कुछ हम जितना भी टैक्स देते हैं, हम जितना भी कमा रहे हैं, ये मुल्क जितना भी महसूलात इकट्ठा कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? IMF के लिए कर रहा है। यही सबब है 7 अरब डॉलर का जो कर्ज इस वक्त मंजूर हुआ है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, पाकिस्तान की खुशहाली पर एक ऐसे मोहलिक बम की मानिंद है कि अगले आने वाले दिनों में आप देखिए कि जो पूरी मुकम्मल उजारादारी IMF की कायम हो चुकी है। IMF ही तयन करता है कि उसे किस मद में क्या टैक्स लगाना है। ढूंढ ढूंढ कर हर शोबे को टैक्स के जुमरे में लाया जा रहा है। चाहे वो इस वक्त दुनिया में जब क्राइसिस होते हैं तो वो कुछ शोबों को छूट देते हैं कि ये उभर सकें, टैक्सेबल हो सकें,
लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। कभी ऐसा हुआ कि जहाँ लोग भूख से मरते हों वहाँ अनाज पे टैक्स लग जाए, जहाँ लोग बिजली के बिलों से खुदकुशियां करें वहाँ मुसलसल बिजली की कीमतें बढ़ जाएं। ऐसा नहीं होता, बल्कि लोगों की जिंदगी अफजल है, लोगों का रोजगार अफजल है। अब क्या तनख्वाहदार और क्या ताजिर, सबको एक ही सफ में खड़ा कर दिया गया है। और जो इस वक्त सूरत हाल है, मैं मतलब आप ये समझते हैं, अगर हम ये बात करें कि जिम्मेदारी क्या है, तो क्राइसिस के मसाइल ये है कि मनसूबाबंदी का फुकदान है कि हम स्टेप बाय स्टेप इसको मूव नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात जिस पे इस वक्त खास तौर पे बात की जाती है, बिजली का बिल और गैस के मसाइल। गैस के मसाइल तो अभी आम शहरियों को भी हैं, बिजली के भी आम शहरियों को मसाइल हैं। ताजिर बरादरी को किस हद तक अफेक्टेड होता है इस मामले में? देखिए, ताजिर बरादरी जो इस वक्त सरवाइव कर रही है, जो जंग अपनी बका की लड़ रही है, वो इखराजात पूरे नहीं हो रहे। मई के बाद आज इस माह तक जितने भी ये गुज़श्ता दिन गुजरे हैं, शदीद गर्मी भी उसका एक सबब थी, मुल्क में माशी क्राइसिस भी उसका एक सबब था, बजट बम भी एक वजह थी। तो ताजिरों को इस वक्त किराया देना, मुलाजमीन की तनख्वाहें देना, बिजली का बिल देना, घर के का खर्चा चलाना, घर के बिजली का बिल देना, यूं समझ लें कि 80% ताजिरों को मैं नफ्सियाती मसाइल से दो चार देख रहा हूँ। कितने लोग हैं जो आज वीजा आसान हो जाए, आज उन्हें मुल्क से जाने के लिए रास्ता हमवार मिल जाए तो ये मुल्क खाली हो जाए। ताजिर अवाम इस मुल्क से इस तरह भागना चाहते हैं जैसे एक कैद में कि कोई पंछी फड़फड़ा रहा होता है कि किसी तरह मुझे यहाँ से निकलने की राह मिले। तो इससे अंदाजा करें कि हम यहाँ क्या जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारी मुआशी जो जिंदगी है, हमारी जो मुआशरती जिंदगी है, ये बदतरीन सूरत हाल अख्तियार कर गई है। हर घर में एक ही फिक्र है कि कल क्या पकाएं और क्या खाएं और कितने बजट में वो सब कुछ आएगा। ये इस सूरत हाल में हुक्मरानों को एक उनके एक सींग समार है उनके कि हमें अपनी सियासी इस्तेहकाम किस तरह चाहिए, किस तरह हमारा इख्तिदार मजबूत हो जाए, किस तरह अपोजिशन को लगाम दे दें। असेंबली में देखिए, गुज़श्ता 3 सालों में एक बिल अवाम की बका भलाई के लिए या मईशत की बेहतरी के लिए को पास नहीं हुआ। सारे बिल्स वही पास हो रहे हैं कि हम किस तरह अपनी हुकूमत को बचा लें, हम किस तरह अपने गुनाहों से निकल जाएं। तो ऐसी सूरत में कौन आके इस मुल्क की मईशत को संभालेगा? क्या मुकामी मईशतदानों में कोई होशमंद लोग नहीं है? ऐसा कतन नहीं है। अच्छा, मैं स्पेशली एक बात करूंगी क्योंकि इस्माइल साहब भी स्टूडियो में मौजूद हैं। मोहम्मद इस्माइल साहब ने भी ये कहा कि हमें जनाब तमाम लोगों को मिला के हमें बात करनी चाहिए। कुछ देर पहले अतीकुर रहमान साहब भी बात कर रहे थे। आपने जो भी बात की, यानी कि एक जो आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, जाहिर सी बात आप लोगों से रोजाना मिलते होंगे, उनकी जहन की कैफियत, चाहे वो बड़ा ताजिर हो, छोटा कारोबार, SMEs के मसाइल हो। क्या ऐसी कोई कोशिश तमाम तंजीमों की तरफ से मिलकर की गई कि इनका मोराल बुलंद किया जाए? क्या इस किस्म की कोई स्ट्रैटेजी बनाई गई है कि जनाब ठीक है, हम हुकूमत तक आपके पैगाम पहुंचाते हैं, चीजें बेहतर होंगी? क्या ऐसा कोई प्लानिंग है? कुछ देर पहले आपने बड़ा अच्छा जुमला कहा था जी सर, कि मईशतदानों से ज्यादा ताजिर बेहतर जानते हैं ऐसा ही है सर कि हमें मुश्किलात से कैसे निकलना है। ये आपकी बात बिल्कुल, बल्कि आपने भी जो सवाल किया है ये इसी में यानी आपका अपना ही जवाब है कि हमसे को पूछे तो सही, हमसे को जानने की कोशिश तो करे। इसलिए कि जो बराह रास्त एक मरीज है, अगर मैं किसी मरज में मुब्तला हूं तो मैं डॉक्टर को अपनी कैफियत बेहतर तौर पे बयान कर सकता हूं। मेरी जगह आप चले जाएं तो आप कैसे बता सकेंगे कि मुझे क्या तकलीफ है? लेकिन हमसे पूछने का जो रिवाज है गुज़श्ता कई सालों से वो खत्म हो चुका। हमसे कोई पूछता नहीं है। हमें सिर्फ ये बताया जाता है कल मीटिंग में आ जाएं, FPR की मीटिंग में आ जाएं, इस्लामाबाद आ जाएं और पहुंच अपनी राय दे दें। हमारी राय सुनने के बाद अपने अहकामात सुनाए जाते हैं कि ये जो नई स्कीम आई है ये आपको इस तरीके से इम्प्लीमेंट ये किया जाएगा। कतन हमारी राय को अहमियत नहीं दी जाती। चले हमें भी छोड़ दें। ये चेंबर्स किस बरस की दवा है? ये फेडरेशन ये किस लिए है? मुल्क में अनगिनत ऐसे लोग हैं
जो मैशत के माहिर हैं, आखिर किसी से राय ली जा सकती है? अभी मेरे साथ एक प्रोग्राम में एक हमारे अशफाक तोला साहब थे, उन्होंने कहा मेरे पास 2 घंटे में मैं पॉलिसी बना सकता हूं जो सबके लिए काबिल कबूल हो। ये हमारे मुल्क का एक मैशतदान कह रहा है, लेकिन कोई उससे इस्तेफादा तो करे, कोई उसको बिठाए तो सही, कोई उसे सुने तो सही। लेकिन सिर्फ IMF का तूती बोलता है। IMF कहे कि सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब से निकलता है और मशरिक में गुरूब होता है, तो वो IMF की बात दुरुस्त है, हमारी बात कोई सर नहीं सुनेगा। हम ये समझते हैं जब मैं सर हमारे साथ ही रहिएगा, क्योंकि इस्माइल साहब से भी हम बात करते हैं, IMF की बात कर रहे हैं इस वक्त। ये एक हकीकत है खुली किताब की तरह कि इस्लामाबाद में आपके IMF का जो ऑफिस खुला हुआ है, यानी कि आप हर वहाँ पे चीज़ें जमा तक करवा रहे हैं। एक अजीब सी हकीब बात है, लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को ना पता हो कि आप अपनी तमाम बजट्स को, तमाम चीज़ों को पहले IMF के ऑफिस लेके जाते हैं, तो उसके बाद चीज़ें आगे निकलती है। हॉरेबल। आगे चलते हैं जनाब इस्माइल साहब, यहाँ पे बात की गई कि फेडरेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आम ताजिर परेशान है। मैं आपसे भी वही सवाल करूंगी, अगर आम ताजिर परेशान है तो क्या तमाम फेडरेशन से मिलके कोई ऐसा सोल्यूशन अख्तियार करने की कोशिश की है? ये बहुत बड़ा मसला इन्होंने बयान किया कि नफसियाती बीमारियों का भी शिकार है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो क्या उनकी हवाले से भी कोई काम होता है कि आप अपनी फेडरेशन के लोगों को एक तरीके से लेके चलें? देखिए, फेडरेशन में और चैम्बर में जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट ज़्यादा है। अभी गुज़िश्ता दिनों इलेक्शन हुए तो वहां पे एसोसिएट और कॉर्पोरेट के जो है वो कराची चैम्बर की मैं बात कर रहा हूं कि 2 अलग अलग, पूरे पाकिस्तान में अलग अलग सीटें हैं, कराची में नहीं है ये इस तरह से। अच्छा। कराची में सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट है। ओहो। सिर्फ हमारे ग्रुप ने जब हमने उतारा था वो 15 एसोसिएट और 15 कॉर्पोरेट उतारे थे, वहां सिर्फ 1 कॉर्पोरेट का था, एसोसिएट का था, बाकी सारे कॉर्पोरेट के थे। तो क्या चैम्बर हमारे लिए बात करेगा? अगर चैम्बर को जैसे बुलाया भी जाता है तो चैम्बर तो उसने इंडस्ट्रियल्स की बात करनी है, टेक्सटाइल की बात करनी है, क्योंकि वहां पे ग्रुप टेक्सटाइल और इंडस्ट्रियलिस्ट का ही बैठा हुआ है, एसएमईज का है ही नहीं। क्योंकि एसएमईज की हमारी सबसे बड़ी जो खराबी है कि हम बुलवाते हैं, हम आपस में एक बैठने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम एक नहीं हो सक रहे। जिस दिन हमने भी इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह देखे, इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारे ग्रुप हैं, ऐसा नहीं है कि फेडरेशन में या चैम्बर में ग्रुप नहीं, लेकिन जहां पॉलिसी की बात आती है, जो गवर्नमेंट के कोई मामला की बात आती है, तो वो अपनी लड़ाइयां अलग रख के, अपने ग्रुपों को अलग हटा के एक बात करके, एक फैसला करके उठते हैं। तो हमारे भी जिस तरह एसएमईज हैं हमारे कराची शहर के अंदर में हो, कराची से बाहर जितने भी हो, वो एक प्लेटफॉर्म पे बात करें, एक प्लेटफॉर्म पे बैठे और अपनी बात को मनवा के उठे। ऐसा नहीं है कि नहीं मानी जाती। हमारी पिछली जो हड़तालें हुई, पिछली जो बातें हुई, हमने मनवाई क्योंकि इत्तेहाद था। अब जो है हमारा शिराजा ज्यादातर बिखरा हुआ है, कि जो बात क्लियर है वो कहनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे ग्रुप हो चुके हैं। कराची में भी बहुत सारे ग्रुप हैं, इसी तरह इस्लामाबाद में भी ग्रुप है, हमारे लाहौर में भी ग्रुप बन चुके हैं, अलग अलग ग्रुप हो चुके हैं, पाकिस्तान लेवल पे भी हमारे बहुत सारे ग्रुप हो गए। तो वो सब एसएमईज के ग्रुप एक साथ बैठेंगे तब इसका मसला हल होगा। अगर मैं टीवी पे आके बात करूंगा, देखिए एक्चुअल फॉर्म होता है गवर्नमेंट का, जैसे एफबी साहब ने अभी कहा कि एफबीआर में बुलाया गया, एफबीआर में बुलाया गया। अगर वहां आप आते, मीर साहब को भी कई दफा दावत दी गई कराची में एफबीआर में बुलाने के लिए, लेकिन मीर साहब नहीं आए। बात यह है कि देखिए, मैं जिस फोरम पे जाके बात करूंगा ना, जहां बात करनी है वहां बात, हमने राइटिंग में मांगा, सजेशन मांगी, राइटिंग में हमें पूरे कराची से 3 ताजिर तंजीमों ने राइटिंग में दिया। दावा हमारे पूरे कराची में किसी भी आप तंजीम को उठा लें, एबीसी, सब ने ये कहना है कि पूरे कराची का मेरे पास स्ट्राइक है। लेकिन कराची के लेवल पे जब हम बात कर रही है, हमने एफबीआर की मैं बात करूं, जो क्योंकि मैं सारा इसी पे ताजिर दोस्त स्कीम पे चल रहा है, हमें राइटिंग में किसी ने कोई सजेशन नहीं दी कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या हल होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट, आपने जैसे अभी कहा कि IMF का जाता है, तो ये राइटिंग में इसीलिए मांगी जा रही थी कि यहां से आप जो चीज हमें देंगे राइटिंग में, वो वहां इस्लामाबाद जाके वहां जमा होगी। हर चीज आप लोगों के इल्म में है, मीडिया वालों के, लेकिन हमारे ताजुरों के इल्म में नहीं है। वो शायद ये समझ रहे थे कि हम कराची वाले जमा कर लेंगे या नहीं, मीर साहब जमा करके अपने पास रख लेंगे। ऐसा नहीं है। हमारे पास जो एतराजात आएंगे, आप एतराजात राइटिंग में देना। आप मीडिया पे जितना भी शोर मचा लें, जितना मैं मीडिया पे कह लूं, उसका असर नहीं होगा। आप अपने लेटर हेड पे तजावीज लिख के दें कि जी ये स्कीम गलत है, इसको इस तरह करना चाहिए, इसको इस तरह करना चाहिए, वो आप दें ना। अगर उस पर अमल हो ना, तो फिर आप हमें पकड़ें। मतलब सिर्फ एहतजाज मसला नहीं है, इसको बाकायदा इसकी प्लानिंग करके आप अपनी भी सजेशंस दें। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। और जो एक फोरम है कि जो जिस मांग रही है गवर्नमेंट आपसे गवर्नमेंट मांग रही है सजेशन के, जो आप दें। गवर्नमेंट तो देखें खुल के, ये नहीं मतलब आप ये कहने की सुनवाई होती है। बिल्कुल सुनवाई होती है। आप समझ रहे हैं कि अगर ये चीजें जाएंगी तो वो उस प्लेटफॉर्म पे जाएंगी जहां पे सुना जाएगा। आप देखिए, एक चीज आप, मैं अभी से नहीं, हमेशा से सुनी जाती है। अभी अतीक मीर साहब कह रहे हैं कि नहीं सुना जाता उसको। आप मीर साहब से पूछें कोई लेटर भेजा? ठीक है, मैं बात करती हूं। कोई सजेशन भेजी उन्होंने, कोई राइटिंग में दिया? अगर वो ना सुनी गई हो तो बात करेंगे। अतीक मीर साहब जवाब देंगे इस हवाले से, इस्माइल साहब जो बात कर रहे हैं। देखिए, जो बात मैंने भी कुछ देर पहले कही कि एक फोरम है
मुल्क में जितने भी चैम्बर्स हैं, मैं कराची चैम्बर्स की बात नहीं करता, जितने भी चैम्बर्स हैं, फेडरेशन है, वो नुमाइंदगी है वहाँ ट्रेडर्स की भी है और जो सनतकार है उनकी भी नुमाइंदगी है। ऐसा नहीं है कि वो ट्रेडर्स की बात नहीं करते, लेकिन उनके पास एक सिस्टम है बात करने का, उनके पास वो तमाम ऐसी सिस्टम मौजूद हैं कि वो मैशत को बेहतर तौर पर समझते भी हैं, सजेस्ट भी करते हैं और करते भी हैं। लेकिन कभी भी हमने नहीं देखा कि उनकी मुशावरत को, उनकी तजावीज को कोई अहमियत दी जाती रही हो। ठीक है, ये तो खैर एक बात कर रहे हैं इस्माइल लालपुरिया साहब, क्योंकि ये आजकल उनके साथ बैठते हैं तो ये थोड़ी सी हमदर्दी उनके लिए है इनको। लेकिन जो मेरा तजुर्बा है वो ये है कि कराची चैम्बर और मुल्क के दीगर चैम्बर ये बजट तजावीज भेजते हैं, टैक्सों के बारे में एतराजात भेजते हैं, लेकिन इनकी एथेंटिक तजावीज को भी वो रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। अच्छा, तो छोटे ताजिर की कोई बात सुनेगा वहां? ये खाम ख्याली है, कोई नहीं सुनता। आप कितने भी लेटर लिख दें, उन्हें वो चीज इंप्लीमेंट करवानी है जो उन्हें हुक्म हुआ कि ये निजाम अब आप कायम कर दें, ये स्कीम आप राइज कर दें। अच्छा सर, ये प्रोग्राम लिखने की का क्या वक्त बात मैं है, उनको चाहती हूँ सब पता है कि हम क्या चाहते हैं। सर यहाँ पे मैं इंटरप्ट करूंगी, आप मेरे साथ ही रहिएगा। मैं चाहती हूँ ऑन स्पॉट इस बात का जवाब में कुछ लाइनों में, जुमलों में ले सकूं। सर जवाब देंगे इस चीज का जो बात करें कि नहीं सुना जाता, आपने कहा कि सुना जाता है, और कुछ हमदर्दियों वाली भी बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हमदर्दी तो हमारी पाकिस्तान से है। चलें ठीक है, मतलब नून लीग से नहीं है। मैं क्लियर मीडिया पे कह रहा हूं कि नून लीग से कोई हमदर्दी नहीं है, मुझे पाकिस्तान से हमदर्दी है और हमारे एसएमई से हमदर्दी है। इसीलिए हम बात कर रहे हैं। देखिए एक चीज क्या है कि मैं जब कह रहे हैं छोटे ताजिर की नहीं बात सुनी जाती, कि रद्दी की टोकरी में चली जाती है। छोटा ताजिर बात करेगा तो सुनी जाएगी ना। छोटा ताजिर बात ही नहीं करता उस फोरम पे बैठ के, उस फोरम पे कभी बैठता ही नहीं है जिस फोरम पे गवर्नमेंट बुलाती है। अभी एफबीआर में मुझे बताएं कि 3 महीने से, अप्रैल से हम चल रहे थे, कभी कोई आया आके एक दफा मीटिंग हुई हमारी, उसके अंदर में लड़ झगड़ के बाइकआउट करके चले गए। 46 कराची पाकिस्तान के शहर थे, उन 46 के अंदर में 4 बज के मेरे ख्याल 22 मिनट पे जो है प्रोग्राम शुरू हुआ हमारा। कराची का नंबर जो आया तकरीबन 1 घंटे में आया, क्योंकि 46 शहर पहले पॉलिसी दी गई, चेयरमैन ने पॉलिसी दी, फिर उसके बाद दूसरे शहर आए, तो जाहिर है कि उसमें आते आते कराची का टाइम लगेगा। कराची के ताजिर लड़ झगड़ के उड़ के चले गए। हम सुनना भी तो नहीं चाहते कराची के ताजिर। अच्छा, कराची का लीडर कहता है कि सिर्फ मैं ही लीड करूंगा पूरे पाकिस्तान को। तो ऐसा नहीं चलिए होता। मैं ये चाहती हूँ कि प्रोग्राम का वक्त कम है, मैं कुछ सोल्यूशन करके यहाँ पे उठूं। सर अतीक साहब आपकी तरफ आएंगे। अतीक मीर साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता? कल हमने एक इत्तेहाद देखा पाकिस्तान की सतह पे, जो इत्तेहाद पूरी दुनिया में देखा गया और बाकी उसकी एक आवाज होगी। क्या तमाम लोग, तमाम चैम्बर्स, तमाम पार्टीज, ताजिर एसोसिएशन मिलके नहीं बैठ सकते कि चले जनाब चीजों को हल करते हैं, इख्तलाफात हैं, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो उसको हल करते हैं? क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ऐसा होना भी चाहिए और यही इसका हल है। मैं तो कहता हूँ कि मुकालमा होना चाहिए, तजावीज मुशावरत के बगैर आप कभी आगे जा नहीं सकते। लेकिन ये कि कुछ तरीकाकार, ये सही कह रहे हैं इस्माइल लालपुरिया साहब कि वो लड़ झगड़ के उठ जाते हैं। उसमें स्टेक होल्डर्स को बुलाएं और इल्म होना चाहिए कि कौन नुमाइंदगी का हक रखता है, किसकी बात सुनी जाए। अब एक आपको आवाज चाहिए तोते की, तो आप उसमें जानवरों से कहलवाना शुरू कर देंगे तो वो तो तोता नहीं बन सकते। मीर साहब, आपको भी दावत दी गई थी इस इजलास की, लेकिन जो मेरे लोग वहां मौजूद थे, जो अब भी इस्लामाबाद में मीटिंग में जाते हैं, वो मैं उन तमाम बातों से, उनके नताइज से बाखबर हूँ और मुझे मायूसी होती है कि हुकूमत कहती है कि हमने टांग ऊंची रखनी है। चलिए जनाब, मीर साहब वो भी एक्सेप्ट कर आए हैं, साइन कर आए हैं हमारे पास proof चलिए है। मोहम्मद इस्माइल लालपुरिया साहब बहुत शुक्रिया आपका, अतीक मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, अतीकुर रहमान भी हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया। तमाम चीजें जब मेरे सामने आती हैं तो हल सिर्फ यही निकलता है कि IMF एक हकीकत है और पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस जगह पे है वो भी एक हकीकत है, और इस हकीकत को समझते हुए हम ही हैं जिसको आगे लेके चलना है, और हमसे ज्यादा वो लोग हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि ताजिर हजरात। आज भी अगर ये तमाम लोग मिलकर बैठे हैं, और मैं समझती हूँ कि आज जिस तरह से मुकालमा हुआ है उसमें तमाम लोग ये समझते हैं कि मिलना है चाहिए, और मेरे पास जैसे इस वक्त नुमाइंदगान मौजूद थे, तो मैं उम्मीद करती हूं कि आगे जो गुफ्तगू होगी बहुत पॉजिटिव होगी। मेरे मुल्क में हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज।